हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मोहम्मद काशिफ इमरान में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सेक्टर के बारे में। यहाँ पर मैं आज आपसे बात करने वाला हूँ और ये सेक्टर कौन सा है? तो ये सेक्टर है आपको ट्रांसफार्मर सेक्टर, या फिर आप बोल सकते हैं ट्रांसफार्मर इंडस्ट्री के बारे में। यहाँ पर हम आज पूरा डिटेल में आपके साथ बात करेंगे, डिटेल में हमारा डिस्कशन होने वाला है। देखिए, ये जो ट्रांसफार्मर इंडस्ट्री है या जो ट्रांसफार्मर सेक्टर है ना, वो बहुत फैसिनेटिंग नहीं लगता है। फैसिनेटिंग का मतलब जैसे कि एआई हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, या फिर आपको जो ड्रोन्स हो गए, आपको सेमीकंडक्टर हो गए, ये सारे जो है ना बहुत फैसिनेटिंग इंडस्ट्री लगता है। हाँ, इस सेक्टर में बहुत ग्रोथ है, इसमें कोई डाउट नहीं है। पर इन सारे सेक्टर्स को भी ग्रो करने के लिए जो है ना, एक चीज़ जिसकी सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट रहेगी, वो ऑब्वियसली बिना किसी डाउट के क्या होने वाला है, तो वो होने वाला है पावर। क्योंकि बिना पावर की रिक्वायरमेंट के या पावर के डिमांड के या बिना पावर के कोई भी इंडस्ट्री इंडिया में क्या ग्लोबली कहीं भी ग्रो नहीं कर सकती है। तो इस वजह से पावर आपको सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। और जब पावर जहां पर भी आएगा वहां पर आपको ट्रांसफार्मर की रिक्वायरमेंट जो है ना, वो हमको बढ़ते हुए देखने को मिलेगी। सबसे पहले मैं आज के टॉपिक पर आ जाता हूं। आज का हमारा टॉपिक क्या है? तो टोटल यहाँ पर हम बेस्ट स्मॉल कैप स्टॉक्स को, ट्रांसफार्मर स्टॉक्स को डिस्कस करने वाले हैं फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के पर्सपेक्टिव से। बाकी यहाँ पर बता दूं टोटल हम कैसे कितने स्टॉक डिस्कस करेंगे। तो टोटल हम 3 स्मॉल कैप स्टॉक आपके साथ डिस्कस करेंगे। जो हमारा जो स्टॉक रिलेटेड डिस्कशन है वो आपको वीडियो के सेकंड फेज में आएगा। सबसे पहले जो है ना, हम ट्रांसफार्मर की जो पूरी इंडस्ट्री है इसके बारे में जानेंगे कि इस इंडस्ट्री में कितना ग्रोथ हमको देखने को मिल सकता है, क्या क्या रीजन है जिसकी वजह से ये इंडस्ट्री ग्रो कर सकती है। सबसे इंपॉर्टेंट, गवर्नमेंट की कौन कौन सी पॉलिसीज है, गवर्नमेंट कितना इन्वेस्टमेंट कर रही है, कितने साल का लॉन्ग टर्म का विजन है गवर्नमेंट का, ये सारी चीज़ें यहाँ पर हम डिटेल में आपके साथ में डिस्कस करेंगे। तो काफ़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो होगा, तो वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखिएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा ट्रांसफार्मर की इंपॉर्टेंस इतनी ज़्यादा क्यों है, आपको जो पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन जिसको हम बोलते हैं ना, जिसमें आपको जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन तीनों आता है, इसमें ट्रांसफार्मर की इंपॉर्टेंस क्यों है इसको एक बार समझ लीजिए। जैसे कि मान लीजिए कोई आपको पावर प्लांट है जो कि आपको इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। ये आपको रेन्यूएबल भी हो सकता है, सोलर भी हो सकता है, न्यूक्लियर भी हो सकता है, थर्मल भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। ये नॉर्मली क्या होता है ना कि बहुत लो वोल्टेज में आपको पावर जनरेट करते हैं, और उस वोल्टेज को हमको हाई वोल्टेज में बेसिकली क्या करना होता है, भेजना होता है। पावर को ट्रांसमिट करने के लिए जो ट्रांसमिशन लाइन होता है ना, वो बहुत हाई वोल्टेज रहता है। तो उसके लिए हमको जो ट्रांसफार्मर रिक्वायरमेंट रहता है उसको हम बोलते हैं पावर ट्रांसफार्मर। ये सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। और पावर ट्रांसफार्मर की जो रिक्वायरमेंट होती है वो क्या करता है, बेसिकली जो लो वोल्टेज है उसको हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपको डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। क्योंकि क्या होता है ना कि आपके घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी पहुंचती है तो उसका वोल्टेज बहुत ज़्यादा लो रहता है, और लो वोल्टेज रहने की वजह से क्या होता है कि आपको यहाँ पर, क्योंकि यहाँ से हाई वोल्टेज से आ रहा है, तो उसी वोल्टेज में अगर मैं आपको घर में सप्लाई कर देंगे तो आपका घर उड़ जाएगा, सीधी सी बात है। तो उस वोल्टेज को आपको कम करना ज़रूरी है। तो वहाँ पर जो है ना आपको डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर आता है। तो ये जो ट्रांसफार्मर की जब हम बात करते हैं तो मेजॉरिटी ऑफ टाइम जो है ना हमको आपको ट्रांसफार्मर और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर ही देखने को मिलता है। हालांकि रेक्टिफायर ट्रांसफार्मर है, इन्वर्टर ड्यूटी ट्रांसफार्मर है, स्पेशल ट्रांसफार्मर है, अलग अलग टाइप के ट्रांसफार्मर होते हैं, पर ज़्यादातर जो यूज़ होता है वो आपको इन्हीं दोनों का देखने को मिलता है। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। बाकी सबसे पहले एक बार इंडस्ट्री का ओवरव्यू ले लेते हैं। फाइनेंशियल ईयर 23 में जो ट्रांसफार्मर का मार्केट है वो आपको 3.97 बिलियन यूएस डॉलर का था, और ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आने वाले फाइनेंशियल ईयर आपको 30 तक जो है ना ट्रांसफार्मर का मार्केट जो है वो 8.41 बिलियन यूएस डॉलर का हो जाएगा। यानी कि इस इंडस्ट्री में सीधा सीधा आप 2 टाइम्स का ग्रोथ आप यहाँ पर देख सकते हैं। और अगर आप CAGR के हिसाब से देखेंगे, यानी कि कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट के हिसाब से, तो 10.84% के हिसाब से जो है ना ज़बरदस्त तरीके से इस इंडस्ट्री में हमको यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिलेगी। अभी अच्छी सी बात है कि जब इंडस्ट्री में ग्रो करेगी तो स्टॉक्स को भी फ़ायदा होगा, उन कंपनीज़ को भी फ़ायदा होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि करंटली जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई आपको चल रहा है उसमें शॉर्टेज ऑफ ट्रांसफार्मर है। तो ये एक बहुत बड़ा थ्रेट है जो कि इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई में यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है। वहीं अगर मैं आपको बताऊं कि आने वाले टाइम में ट्रांसफार्मर की रिक्वायरमेंट क्यों सबसे ज़्यादा रहेगी, तो इसमें सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट रोल रहेगा ना वो आपको रहने वाला है रेन्यूएबल एनर्जी का। किसका? रेन्यूएबल एनर्जी। रेन्यूएबल एनर्जी जिस तेज़ी के साथ में इंडिया में इसके ऊपर में काम हो रहा है, और आपको पता होगा इंडियन गवर्नमेंट बहुत अग्रेसिव तरीके से जो है ना आपको यहाँ पर वर्क कर रही है। और इंडिया का लॉन्ग टर्म का जो 2030 में रेन्यूएबल एनर्जी का टारगेट है वो 500 गीगावाट का है। और अभी जो इंडिया की जो करंट कैपेसिटी है वो आपको कितनी हो चुकी है, तो 232 गीगावाट इंडिया ऑलरेडी आपको अचीव कर चुका है। और यहाँ पर जो 500 गीगावाट रेन्यूएबल में बात हो रही है ना, तो इसमें जो आपको सोलर का कंट्रीब्यूशन रहेगा वो आने वाले 2030 तक में वो 280 गीगावाट रहेगा। और आपको जो यहाँ पर विंड एनर्जी जो कि सेकंड नंबर पर रहने वाला है, उसकी जो टोटल कैपेसिटी आने वाले 2030 तक होगी वो आपको 140 गीगावाट होगी। तो मेजॉरिटी ऑफ जो शेयर है ना
वो आपको सोलर एंड विंड का ही कंट्रीब्यूशन रहेगा। हालांकि उसके अलावा आपको हाइड्रोकार्बन्स हो गया, न्यूक्लियर हो गया, ग्रीन हाइड्रोजन हो गया, अमोनिया हो गया, इन सब का भी कंट्रीब्यूशन रहेगा। तो उसको भी हम आगे डिटेल में समझेंगे। बाकी इस तरीके से मतलब अभी करेंटली इंडिया कहाँ पर है, तो 232 पर है। इंडिया को कहाँ जाना है, 500 गीगावाट जाना है। तो इसके लिए जो है ना हर साल रेन्यूएबल कैपेसिटी जो है एडिशन जो है वो आपको मस्ट डबल, यानी कि हर साल आपको 2 टाइम्स के हिसाब से इंडिया को ग्रो करना होगा रेन्यूएबल सेक्टर में, तभी इंडिया जो है अपना 500 गीगावाट का जो टारगेट है 2030 के लिए वो इंडिया आपको अचीव कर सकता है। तो आप समझ सकते हैं कि रेन्यूएबल एनर्जी सेक्टर कितना बड़ा सेक्टर है, कितना ज़्यादा डिमांड यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो इस चीज़ को मुझे बिल्कुल ज़्यादा आपको बताने की ज़रूरत है नहीं। बाकी रेन्यूएबल एनर्जी के अलावा एक बहुत बड़ा जो यहाँ पर आप बोल सकते हैं ना, जो ट्रांसमिशन इंडस्ट्री के लिए बिल्कुल गेम चेंजर आपको साबित होगा, वो क्या है, तो वो है आपको नेशनल इलेक्ट्रिसिटी प्लान। नेशनल इलेक्ट्रिसिटी प्लान आपको बता दूं कि 2023 में जो है ना यहाँ पर आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से इसको लॉन्च किया गया था, पावर मिनिस्ट्री की तरफ से लाया गया था। और इसमें अगर आप 2027 से 2032 यानी कि ये बीच के जो 5 साल हैं आने वाले, यहाँ पर अगर आप देखेंगे ना तो गवर्नमेंट का जो कैपेक्स प्लान है सिर्फ आपको ट्रांसमिशन के लिए वो आपको 4.9 लाख करोड़ का यहाँ पर टारगेट रखा गया है। और इसमें इंडिया का बैटरी एनर्जी स्टोरेज कैपेसिटी इज एक्सपेक्टेड टू बी अबाउट 47 गीगावाट हमको देखने को मिलेगा, जो करंट कैपेसिटी ओनली आपको 300 मेगावाट है। तो काफ़ी सारा यहाँ पर नेशनल इलेक्ट्रिसिटी प्लान में आपको ऐड किया गया है। और जो लॉन्ग रन, क्योंकि 2023 से लेकर के 2032 तक का यहाँ पर प्लान लाया गया था, और इसमें जो टोटल इन्वेस्टमेंट यहाँ पर रखा गया था ना, मतलब पूरे 9 साल के लिए, वो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी अगर आप देखेंगे तो टोटल 9,15,000 करोड़ का यहाँ पर आपको टारगेट आपको गवर्नमेंट की तरफ से रखा गया है। इतना इन्वेस्टमेंट यहाँ पर आपको इस सेक्टर में, ट्रांसमिशन सेक्टर में किया जाएगा। अब किसी भी सेक्टर में हैवी इन्वेस्टमेंट होगा तो सीधी सी बात है डिमांड आएगा, सप्लाई बढ़ेगा, तो आपको यहाँ पर जो कंपनी आपको सप्लाई करके देंगी उसको यहाँ पर डायरेक्ट फायदा होगा। हालांकि रेन्यूएबल के साथ साथ में आपको रेन्यूएबल के अंदर में ही आता है ग्रीन हाइड्रोजन सेक्टर। ऑब्वियसली हमने इसको लेकर के एक डिटेल वीडियो भी बनाया है जहां पर हमने पूरा ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में आपके साथ में डिटेल में डिस्कशन किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जाकर के वो वीडियो देख सकते हैं। और उसके अलावा मैं आपको बता दूं कि अगर इंडिया में आने वाले टाइम में एआई को, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर में काम होना है, एआई सेक्टर को अगर ग्रो करना है, तो वहाँ पर भी आपको ट्रांसफार्मर की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी। साथ ही साथ डेटा सेंटर बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट सेक्टर है। आने वाले टाइम में डेटा सेंटर की वजह से भी जो है बहुत ज़्यादा पावर की डिमांड बढ़ेगी। 5G के ऊपर में इंडिया बहुत अग्रेसिव तरीके से वर्क कर रहा है। 5G में भी हमको यहाँ पर पावर की रिक्वायरमेंट रहेगी। साथ ही साथ में आपको सेमीकंडक्टर, आपको पता होगा अपने आप में ये एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, और अगर आप इंटरेस्टेड होंगे तो मैं सेमीकंडक्टर के ऊपर में भी नेक्स्ट आने वाला जो वीडियो होगा हमारा वो सेमीकंडक्टर के ऊपर हो सकता है। अगर आप सिंपली कमेंट में मुझे यस लिख देंगे तो मैं समझ जाऊंगा कि आप सेमीकंडक्टर को लेकर के इंटरेस्टेड हैं। देखिए, सेमीकंडक्टर के साथ साथ ड्रोन सेक्टर हो, इसमें भी जो है ना आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पर हमको फ़ायदा देखने को मिल रहा है। ठीक है, मतलब बहुत सारे सेक्टर है जो कि पावर की डिमांड को जो है वो बढ़ाते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो उसको ध्यान में रखते हुए ट्रांसफार्मर सेक्टर की जो इंपॉर्टेंट कंपनी है, जो बड़ी बड़ी कंपनी है, लार्ज कैप, क्योंकि सबसे पहले जो है ना लार्ज कैप कंपनीज जो है यहाँ पर आपको उसका सबसे ज़्यादा फायदा होता है सेक्टर में। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो सीजी पावर एंड इंडस्ट्रियल जो कंपनी है उसके बोर्ड ने जो है ना अप्रूव किया है 712 करोड़ टू सेटअप ट्रांसफार्मर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। और सीजी प्लान ग्रीन फील्ड पावर ट्रांसफार्मर फैसिलिटी 700 करोड़ कैपेक्स यहाँ पर अप्रूव किया गया है। सीजी पावर एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपनी है जो कि ट्रांसफार्मर की मैन्युफैक्चरिंग से कंपनी बिलोंग करती है। और सीधी सी बात है, जिस तेज़ी के साथ में सेक्टर में इन्वेस्टमेंट हो रहा है तो कंपनी क्या करती है ना कि खुद भी कैपेक्स करती है, खुद भी कैपिटल एक्सपेंडिचर करती है, अपनी जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है उसको इंक्रीज़ करती है, ताकि जो डिमांड आपको कंटिन्यूसली आ रहा है उसको फुलफिल किया जा सके। तो उसके लिए सीजी पावर यहाँ पर काफ़ी अच्छे तरीके से वर्क कर रही है। सीजी पावर के अलावा आपको बता दूँ एक और कंपनी है हिताची एनर्जी करके, उन्होंने भी इन्वेस्ट करने का प्लान रखा है एडिशनल $1.5 बिलियन टू रैम्प अप ग्लोबल ट्रांसफार्मर प्रोडक्शन बाय 2027। तो यहाँ पर एक कंपनी है हिताची एनर्जी, ये भी बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट यहाँ पर कर रही है ट्रांसफार्मर इंडस्ट्री में। उसके अलावा आपको बता दूँ एक और कंपनी है सीमेंस। ऑब्वियसली मैं यहाँ पर जितने भी स्टॉक्स के आपको नाम ले रहा हूँ सारे के सारे आपको लार्ज कैप स्टॉक है, इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो सीमेंस ने भी अप्रूव किया है एडिशनल इन्वेस्टमेंट इन कालवा ट्रांसफार्मर प्लांट। अभी ये जो कालवा ट्रांसफार्मर प्लांट है यहाँ पर एडिशनल जो इन्वेस्टमेंट किया जाएगा वो कितना किया जाएगा, तो आपको बता दूँ टोटल जो है ना 1000 करोड़ का यहाँ पर इन्वेस्टमेंट आपको टारगेट रखा गया है। और ये आपको ट्रांसफार्मर के साथ साथ कंपनी जो है आपको स्विच गियर की भी मैन्युफैक्चरिंग करेगी, स्विच गियर की भी फैक्ट्री कंपनी लगाएगी। और गोवा के पास में कंपनी का जो है प्लान है आने वाले टाइम में इसको लगाने का, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। साथ ही साथ में अगर हम ट्रांसफार्मर के बारे में बात करें और जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंपनी है ट्रांसफार्मर इंडस्ट्री के लिए वो ऑब्वियसली वो है आपको ट्रांसफार्मर एंड रेक्टिफायर इंडिया लिमिटेड। इसने भी टारगेट रखा है आने वाले फाइनेंशियल ईयर 25 में जो है
2000 करोड़ का रेवेन्यू का जो है कंपनी का टारगेट है। और इसको लेकर के जो कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं उनका कहना है कि कंपनी कंटिन्यूसली जो है ना अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ा रही है फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, सोलर ट्रांसफार्मर एंड ट्रांसफार्मर फॉर ग्रीन हाइड्रोजन। ये 3 सेगमेंट है जहां पर कंपनी का फोकस है। और ये जो एक्सपांशन है इसकी वजह से कंपनी 15,000 MVA बेसिकली ट्रांसफार्मर की टोटल कैपेसिटी को नापने के लिए यूज़ किया जाता है। आपको मेगा वोल्ट एम्पियर इसको बोलते हैं। तो कंपनी इतना एडिशनल यहाँ पर बढ़ा रही है, मतलब पहले से ही कंपनी की कैपेसिटी थी और उसको कंपनी और बढ़ा रही है। तो जितनी भी आपको स्मॉल कैप ले लें, ट्रांसफार्मर एंड रेक्टिफायर तो मिड कैप है, तो कंटिन्यूसली यहाँ पर आपको कैपेक्स देखने को मिल रहा है जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। साथ ही साथ में कंपनी का टारगेट है कि आने वाले फाइनेंशियल ईयर 28 तक में जो है ना $1 बिलियन का जो है ना कंपनी को रेवेन्यू का कंपनी ने टारगेट रखा है। और जिस तेज़ी के साथ में कंपनी को बैक टू बैक अच्छे ऑर्डर्स मिल रहे हैं और जिस हिसाब से कंपनी ने लगातार आपको बैकवर्ड इंटीग्रेशन के ऊपर में वर्क किया है, तो ये कंपनी इसको अचीव कर सकती है। तो ये बिल्कुल अनअचीवेबल ऐसा बिल्कुल नहीं है, तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान में रखना है। वहीं अगर आप देखेंगे ना तो अभी कुछ रिसेंट ईयर में गवर्नमेंट ने बहुत सारी अलग अलग स्कीम्स आपको लॉन्च की है। जैसे कि सबसे पहले जो है दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, जो किसके लिए डिज़ाइन किया गया है, तो आपको जो रूरल एरियाज़ है ना वहाँ पर आपको इलेक्ट्रिसिटी पहुँचाने के लिए जो है ये स्कीम है। और इससे भी आपको ट्रांसफार्मर इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा फायदा होगा। इंटीग्रेटेड पावर डेवलपमेंट स्कीम है, साथ ही साथ में नेशनल इलेक्ट्रिसिटी फंड है to improve the distribution sector in the rural and urban area which is expected to drive the demand for transformers in India। तो सीधी सी बात है, पावर की जब रिक्वायरमेंट बढ़ेगी तो ये इंडस्ट्री हमको ग्रो करते हुए देखने को मिलेगी। साथ ही साथ में यहाँ पर जो MNRE है, MNRE का मतलब है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, उनका भी टारगेट है कि ग्रीन हाइड्रोजन को लेकर के जो है ना यहाँ ग्रीन हाइड्रोजन या ग्रीन अमोनिया का प्रोडक्शन जो है टारगेट रखा गया है। आने वाले 2031-32 तक जो है 70 गीगावाट का बहुत बड़ा टारगेट यहाँ पर रखा गया है। और इसकी वजह से जो है ना एक ट्रांसफार्मर का एक अलग टाइप होता है जिसको हम बोलते हैं रेक्टिफायर ट्रांसफार्मर, इसकी रिक्वायरमेंट हमको आने वाले टाइम में बढ़ते हुए देखने को मिलेगी। क्योंकि ग्रीन हाइड्रोजन में जो इलेक्ट्रोलाइजर का रोल होता है ना, वो आपको रेक्टिफायर ट्रांसफार्मर वहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो इसको भी आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा। बाकी यहाँ पर जिस तेज़ी के साथ में इंडिया का जो पॉपुलेशन है वो शिफ्ट हो रहा है, मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए लोग बहुत तेज़ी के साथ में अर्बनाइजेशन हो रहा है, लोग आपको गांव से निकल करके शहरों की तरफ जा रहे हैं। और इसकी वजह से क्या हो रहा है ना कि बहुत ज़्यादा पावर की डिमांड जो है हमको बढ़ते हुए देखने को मिल रही है। और यहाँ पर ध्यान में रखते हुए जो है ना आपको अगर आप देखेंगे कि जो पावर की जो पीक डिमांड है, मतलब लास्ट फाइनेंशियल ईयर 24-25 में जो पावर की डिमांड थी इंडिया में वो 250 गीगावाट थी। पर ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है मिनिस्ट्री की तरफ से कि आने वाले 2031-32 तक ये जो पावर की जो डिमांड है वो बढ़ करके 458 गीगावाट तक जा सकती है। मतलब ऑलमोस्ट एग्जैक्टली तो 2 टाइम्स नहीं होगा, बट आप ऑलमोस्ट बोल सकते हैं 1.8-1.9 टाइम्स का जो है हमको पावर का रिक्वायरमेंट में ग्रोथ देखने को मिलेगा। तो जब पावर सेक्टर इतना ज़्यादा ग्रोथ करेगा तो यहाँ पर उसके लिए हमको बहुत सारे नए सबस्टेशन बनाने होंगे, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर को अपग्रेड करना होगा। तो ये सारे काम के लिए जो है ना ये इंडस्ट्री को काफ़ी ज़्यादा हमको फ़ायदा देखने को मिल सकता है। और साथ ही साथ में एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, आपको पता होगा, इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री। और इलेक्ट्रिक व्हीकल में पहला जो नाम है ना ई फॉर, आपको क्या है, ई फॉर इलेक्ट्रिक है। यहाँ पर पूरा गेम ही जो है इलेक्ट्रिसिटी से, मतलब सारा आपको व्हीकल चलेगा ही इलेक्ट्रिसिटी से। तो इसकी रिक्वायरमेंट भी बहुत ज़्यादा होगी क्योंकि आने वाले 2030 तक में इंडिया में 1 करोड़ से ज़्यादा जो है एनुअली हमको इलेक्ट्रिक व्हीकल सेल्स होते हुए देखने को मिलेगा। और अगर ऐसा होता है, अगर ये नंबर अचीव हो जाता है तो उस केस में भी जो है ना हमको बहुत ज़्यादा आपको डिमांड बढ़ सकती है इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए। पर्टिकुलरली अगर मैं बोलूँ तो 2030 तक में जो है ना 83 TWh यानी कि टेरावाट आवर की जो है रिक्वायरमेंट यहाँ पर हमको पड़ सकती है। ईवी चार्जिंग स्टेशन को लगाने के लिए, जो भी ईवी चार्जिंग स्टेशन हम लगाएंगे वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी हम सप्लाई करेंगे, तो उसके लिए इतना यहाँ पर रिक्वायरमेंट आपको गवर्नमेंट की तरफ से बताया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ पावर की तरफ से। तो ये जो स्टेशन है लाइकली टू कॉज ए स्पाइक इन इलेक्ट्रिसिटी डिमांड अनलाइक मोस्ट होम अप्लायंसेस, ठीक है। उसके अलावा एक और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्टर है इंडिया में, वो ऑब्वियसली कौन सा है, तो वो है आपको रेलवे सेक्टर। रेलवे का जो भी आने वाले टाइम में जो मेन फोकस है ना वो रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन के ऊपर में। रेलवे का अगर आप रिसेंट बजट वगैरह देखेंगे तो 2.7 लाख आपको ट्रिलियन कैपेक्स यहाँ पर एलोकेट किया गया था बजट में। और इसमें जो मेजर फोकस है वो ट्रैक एक्सपांशन के साथ साथ इलेक्ट्रिफिकेशन के ऊपर में हमको देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ में यहाँ पर रेलवे जो है आने वाले टाइम में हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाएगी, मेट्रो डेवलपमेंट के ऊपर में बहुत ज़्यादा वर्क हो रहा है। उसके अलावा आपको वंदे भारत ट्रेन, आपको नए जो है ना 400 से ज़्यादा न्यू वंदे भारत ट्रेन चलाना है आने वाले मार्च 2027 तक में। तो ये सारे रीजंस की वजह से जो है ना हमको इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। और पावर की डिमांड अगर मैं बोलूँ रेलवे के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो यहाँ पर आपको सिंक्रोनस कॉम्पेंसेटर ट्रांसफार्मर हमको देखने को मिलेगा।
देखिए अभी तक आप ये तो समझ गए होंगे कि पावर की डिमांड आपको आएगी, ट्रांसफार्मर आपको आने वाले साल में भी जो है बहुत अच्छे आपको रिक्वायरमेंट हमको बनेगी। अब यहाँ पर हम जो हमारा जो डिस्कशन है ना, वो हम यहाँ पर टोटल 3 अलग अलग हम स्मॉल कैप स्टॉक्स के बारे में आपसे बात करने वाले हैं। तो हमारी इस लिस्ट में जो पहली कंपनी है ना, उसका नाम है शिलचर टेक्नोलॉजी लिमिटेड। शिलचर टेक्नोलॉजी की अगर मैं बात करूँ तो 5337 रुपीज़ इसका करंट मार्केट प्राइस है, और पिछले 5 सालों में अगर आप देखेंगे तो 15,000% का जो है ना शानदार और ज़बरदस्त कंपनी ने मल्टी बैगर रिटर्न ऑलरेडी अपने इन्वेस्टर को बना करके दे दिया है। देखिए ट्रांसफार्मर इंडस्ट्री की जितनी भी कंपनीज है, अगर आप जा करके उनका पास्ट रिटर्न देखेंगे ना, तो इस इंडस्ट्री के जो जितने भी स्टॉक्स हैं उन्होंने पास्ट में बहुत शानदार रिटर्न ऑलरेडी दे चुकी है। पर अभी भी बहुत सारे स्टॉक जो है वो आपको अंडर वैल्यू देखने को मिल रहा है, क्योंकि डिमांड कंटिन्यूअसली हमको देखने को मिल रहा है। ठीक है, अगर मैं शिलचर टेक्नोलॉजी की बात करूं तो बताने की जरूरत नहीं है कंपनी क्या करती है। कंपनी का जो मेन बिजनेस है वो आपको पावर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर का कंपनी काम करती है, कोर बिजनेस जो है। बाकी शिलचर टेक्नोलॉजी को अगर आप एक बार में समझना चाहें तो यहाँ पर आपको कंपनी बिल्कुल प्रीमियम ब्रांड है। पिछले 4 डिकेड्स यानी कि लास्ट 40 ईयर से कंपनी काम कर रही है। कंपनी का जो स्पेशलिटी है वो आपको रेन्यूएबल एंड इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन देखने को मिलता है। कंपनी की जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो 7500 MVA है। हालांकि कंपनी ने अभी रिसेंट टाइम में अपने कैपेसिटी को इंक्रीज किया है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। कंपनी 15 से ज़्यादा कंट्रीज में अपने प्रोडक्ट को जो है या अपने जो बेसिकली ट्रांसफार्मर है उसको एक्सपोर्ट भी करती है, तो इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। डेट फ्री कंपनी है, इसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। और सबसे अच्छी चीज़ क्या है शिलचर टेक्नोलॉजी की, अगर आप इसकी जर्नी देखेंगे ना तो मोर देन आपको 25 ईयर से ज़्यादा कंपनी पावर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में हो गया। 18 ईयर से कंपनी एक्सपोर्ट कर रही है। उसके अलावा ये पूरा का पूरा जर्नी है। 1986 में कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई। उसके बाद कब कंपनी ने जो कैपेसिटी थी कंपनी की कितनी थी, तो यहाँ पर 2018 में आप देखेंगे तो 4000 MVA। उसके बाद जो अभी बढ़ करके ये 7500 MVA जो है हमको अभी अगस्त 24 में जो है ना कंपनी ने अपनी कैपेसिटी को इन्हांस किया है। और अभी जो रिसेंट वाला जो प्लांट कंपनी ने लगाया है ना वो अभी फुल्ली ऑपरेशनल यहाँ पर नहीं है, मतलब 100% अभी इसका यूटिलाइज नहीं हो रहा है। आने वाले फाइनेंशियल ईयर 27 में कंपनी जो है इसको फुल ऑपरेशन से चलाएगी, तो इस चीज़ को भी ध्यान में रखिएगा। बाकी कंपनी की ये मैन्युफैक्चरिंग प्लांट वगैरह देख सकते हैं, इसमें आपको प्रोडक्शन शॉप देखने को मिलेगा। उसके अलावा स्टेट ऑफ आर्ट टेस्टिंग लेबोरेटरी है, वाइंडिंग शॉप है, क्योंकि जो ट्रांसफार्मर है ना उसके अंदर में बहुत सारे केबल की वाइंडिंग होती है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और वो कंपनी के पास में खुद की ऑटोमेटिक मशीन्स वगैरह आपको देखने को मिलेगा। उसके साथ जैसा मैंने बोला था कि कंपनी ने कंटिन्यूसली यहाँ पर कैपेक्स किया, मतलब कंपनी का जो लास्ट कैपेसिटी एक्सपांशन था ना, पहले कंपनी की कैपेसिटी कितनी थी तो 4000 MVA थी, अभी बढ़ करके कितनी हो गई है तो 7500 MVA हो गई है। और अगर आप देखेंगे ना पास्ट में भी कंपनी ने कब किया है तो 2000 में कंपनी जो है 1000 इसका MVA कैपेसिटी थी। उसका 2018 में कंपनी ने 3000 और बनाया, टोटल 4000 हुआ। उसके बाद अगस्त 24 में जो है ये टोटल बढ़ करके 7500 MVA हुआ। बाकी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन देख सकते हैं, कंपनी ने लास्ट ईयर 100% अचीव किया था। अभी जो करंटली है वो 77% आपको कैपेसिटी यूटिलाइजेशन देखने को मिलेगा। बाकी कंपनी का जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। मेन जो कंपनी बनाती है वो पावर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है, पर इसके अलावा भी जो है ना आपको इन्वर्टर ड्यूटी ट्रांसफार्मर हो, हाइड्रो ट्रांसफार्मर हो, फर्नेस ट्रांसफार्मर हो, ये सारा भी कंपनी आपको बड़े स्केल पर इसका मैन्युफैक्चरिंग करने का कंपनी काम करती है। वहीं कंपनी के जो ट्रांसफार्मर है वो आपको कौन कौन से एप्लीकेशंस में यूज़ होते हैं, तो आपको सोलर एनर्जी से लेकर के, विंड एनर्जी से लेकर के, शुगर प्लांट से लेकर के, स्टील प्लांट से लेकर के, ऑयल एंड गैस, हर जगह हर अलग अलग सेक्टर में यहाँ पर हमको इसका एप्लीकेशन देखने को मिलता है। और जैसा मैंने बोला था शिलचर टेक्नोलॉजी में सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट ये है कि कंपनी के ऊपर में एक भी रुपये का डेट नहीं है, मतलब कंपनी पूरी तरह से डेट फ्री है। यानी कि फर्दर अगर आने वाले टाइम में कंपनी को अगर और एक्सपांड करना है तो उस केस में कंपनी मार्केट से फ्रेश डेट उठा सकती है, और ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है कंपनी के लिए। बाकी कंपनी के कुछ कंपिटिटिव स्ट्रेंथ है, जैसे कि कंपनी मास कस्टमाइजेशन आपको प्रोवाइड करती है। डेट फ्री कंपनी है तो फंडामेंटल्स के साथ साथ फाइनेंशियल्स आपको अच्छे देखने को मिलेंगे। उसके अलावा ये जो ट्रस्ट एंट्री फॉर नीच प्रोडक्ट अगर आप देखेंगे ना तो वो भी आपको काफ़ी स्ट्रॉन्ग देखने को मिलेगा। बाकी कंपनी के जो डिमांड ड्राइवर है वही है जो मैंने इससे पहले आपको डिस्कस किया था। कंटिन्यूसली जो आपको यहाँ पर इमर्जिंग इकोनॉमी में आपको रिन्यूएबल एनर्जी हो या सबकी अलग अलग रिक्वायरमेंट आ रही है, इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा हो रहा है, प्राइवेट सेक्टर बहुत हैवी कैपेक्स कर रहा है, स्टील सेक्टर में, सीमेंट सेक्टर में, तो वहाँ भी डिमांड आएगी। ग्रोइंग ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी डिमांड तो आ ही रही है। तो इन सारे रीजंस की वजह से जो है ना ये सारी कंपनी आपके लिए कॉमन हो जाती है। ठीक है, बाकी यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि शिलचर टेक्नोलॉजी के पास में कितने करोड़ के ऑर्डर बुक हैं, क्योंकि देखिए नॉर्मली अगर आप किसी भी स्मॉल कैप कंपनी में जाते हैं, इवन अगर आप मिड कैप कंपनी के साथ भी अगर आप जाने के बारे में सोच रहे हैं तो आप यहाँ पर ऑर्डर बुक ज़रूर आप देखा करिए, क्योंकि क्या होता है ना कि इन सारी कंपनीज़ का ऑर्डर बुक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि अगर कंपनी को 1-2 साल तक ऑर्डर नहीं मिलते हैं तो उस केस में कंपनी के पास में काम नहीं रहेगा।
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। लार्ज कैप में बहुत ज़्यादा ये मैटर नहीं करता है। अगर मैं यहाँ पर शिल्चा टेक्नोलॉजी का जो एग्जैक्ट नंबर है ऑर्डर बुक अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको 450 करोड़ अप्रोक्सीमेटली आपको दिया हुआ है, विच इज़ एक्सपेक्टेड टू बी एग्जीक्यूटेड विद इन 6 to 9 मंथ, यानी कि आने वाले 6 से 9 मंथ तक अगर कंपनी को कुछ फ्रेश ऑर्डर नहीं भी मिलते हैं तो उस केस में भी कंपनी के पास में सफिशिएंट ऑर्डर, सफिशिएंट काम अभी मौजूद है। उसके अलावा जैसा मैंने बोला था कि कंपनी आपको कंटिन्यूसली जो है ना यहाँ पर एक्सपांड कर रही है। कंपनी ने प्लांट कैपेसिटी को बढ़ा करके 7,500 MVA किया था अगस्त 2024 में, एंड इज एक्सपेक्टेड टू इनेबल द कंपनी टू पोटेंशियल रीच अ रेवेन्यू ऑफ 750 to 800 करोड़ इन फाइनेंशियल ईयर 26। ये कंपनी ने अपने लिए आपको टारगेट रखा है आने वाले नेक्स्ट ईयर के लिए, ठीक है। तो ये सारी बात हो गई कंपनी के बारे में। अब अगर मैं कंपनी के नंबर्स के ऊपर आऊँ, रेवेन्यू देखेंगे तो लास्ट ईयर 397 करोड़ का रेवेन्यू था, जो कि इस साल आपको बढ़ करके 623 करोड़ पर पहुंच चुका है। मतलब कंपनी ने शानदार ग्रोथ यहाँ पर हमको शो किया है। ईयर ऑन ईयर में अगर आप देखेंगे तो 200 आपको 25-26 करोड़ का रेवेन्यू में ग्रोथ देखने को मिलेगा, जो कि ज़बरदस्त ग्रोथ है स्मॉल कैप कंपनी के पर्सपेक्टिव से। नेट प्रॉफिट अगर आप देखेंगे तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो 92 करोड़ से बढ़ करके सीधा 147 करोड़ हमको देखने को मिल रहा है। देखिए शिल्चा टेक्नोलॉजी में जो एक और सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है ना, अगर मैं डेट के बाद अगर मैं आपको फंडामेंटल्स में कंपनी के बारे में बताऊं तो वो है कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, जो कि लास्ट ईयर कितना था, तो लास्ट ईयर हमने कंपनी का मार्जिन 29% देखा था। अभी जो ये कंपनी का मार्जिन है वो आपको 30% देखने को मिलेगा। मतलब अगर मैं आपको रिन्यूएबल में एक कंपनी है, अगर आपको याद हो तो उस कंपनी का नाम है वेबसॉल एनर्जी, ठीक है। ये कंपनी क्या करती है, तो सोलर मॉड्यूल वगैरह जो उसकी मैन्युफैक्चरिंग करती है, वो सेक्टर की जो, अगर आप सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जाएंगे ना तो सबसे ज़्यादा मार्जिन आपको वेबसॉल के केस में देखने को मिलेगा। वेबसॉल का जो मार्जिन है वो 44-45% आपको देखने को मिलता है। हाई मार्जिन वाला कंपनी है और इससे कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी बहुत स्ट्रांग होता है। सेम वैसे ही अगर आप ट्रांसफार्मर में आएंगे तो शिल्चा टेक्नोलॉजी का जो मार्जिन है ना वो आपको बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव देखने को मिलेगा। तो इस चीज़ को भी आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा। बाकी अगर मैं टोटल फंडामेंटल पर आएंगे तो मार्केट कैप आप देख सकते हैं, एक आपको स्मॉल कैप कंपनी है, ओनली 6,100 करोड़ का मार्केट कैप है। आरओई बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव है 52.9%। आरओसी अगर आप देखेंगे तो ये उससे भी ज़्यादा इंप्रेसिव है, जो कि 71.3% आपको देखने को मिलेगा। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। वहीं अगर आप इसका प्रमोटर होल्डिंग देखेंगे तो यहाँ पर आपको 64% का प्रमोटर होल्डिंग है, और उसके अलावा जो है ना शिल्चा टेक्नोलॉजी में वो आपको FII यानी कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर और DII यानी कि म्यूचुअल फंड जो है, ये दोनों अपनी होल्डिंग जो है ना यहाँ पर हमको बढ़ाते हुए देखने को मिल रहे हैं। मतलब FII की अगर मैं बात करूँ तो FII पहले आपको 2.05% थी, जो कि अभी करंटली बढ़ करके कितना हो गया है, तो 2.12% हो गया है। सेम अगर मैं म्यूचुअल फंड के केस में बताऊँ तो म्यूचुअल फंड की पहले होल्डिंग ओनली 0.11 थी, अभी जो है ये आपको बढ़ करके 0.13% हो गया। तो बहुत ज़्यादा कोई होल्डिंग बढ़ी नहीं है, पर अच्छी बात है कि FII DII दोनों इंटरेस्ट ले रहे हैं। फ्रेश बाइंग यहाँ पर हमको उनकी तरफ से देखने को मिल रहा है। बाकी अगर मैं डेट की बात किया था मैंने, बिल्कुल 0 करोड़ का डेट है कंपनी के ऊपर में, डेट टू इक्विटी बिल्कुल 0 है। वैल्यूएशन के ऊपर अगर आप आएंगे तो इंडस्ट्री पी से आपको स्टॉक का पी आपको कम है, तो यहाँ पर क्लियरली आप समझ सकते हैं कि अट्रैक्टिव वैल्यूएशन के ऊपर में अभी शिल्चा टेक्नोलॉजी आपको अवेलेबल है। तो ये पहली कंपनी है, ठीक है। अब अगर मैं सेकंड कंपनी के ऊपर आऊँगा, जो कि तीनों स्मॉल कैप कंपनी में सबसे स्ट्रॉन्ग कंपनी है। कंपनी का नाम क्या है, तो कंपनी का नाम है वोल्टैम ट्रांसफॉर्मर्स लिमिटेड। वोल्टैम ट्रांसफॉर्मर की बात करूं तो इस कंपनी ने पिछले 5 सालों में 800% का शानदार रिटर्न अपने इन्वेस्टर को बना करके दिया है। और वोल्टैम ट्रांसफॉर्मर बेसिकली ये जो कंपनी है ना वो क्या करती है, तो ऑयल फील्ड जो पावर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर होते हैं ना, वो आपको कंपनी बड़े स्केल पर इसका मैन्युफैक्चरिंग करने का कंपनी काम करती है। और वोल्टैम के साथ में सबसे अच्छी बात क्या है कि कंपनी बहुत लंबे समय से, मतलब मोर देन आपको 62 ईयर से कंपनी जो है इस इंडस्ट्री में आपको काम कर रही है। और अभी तक कंपनी ने मोर देन 80,000 से ज़्यादा सक्सेसफुली इंस्टॉलेशन ट्रांसफार्मर की कंपनी कर चुकी है अक्रॉस आपको डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल मार्केट में। बाकी वोल्टैम ट्रांसफार्मर लिमिटेड डिलीवर हाई क्वालिटी रिलायबल सॉल्यूशंस आपको प्रोवाइड करती है। और अगर मैं आपको वोल्टैम के केस में बताऊं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कंपनी का जो स्पेशलिटी है वो आपको यहाँ पर क्या है, तो ऑयल फील्ड एंड ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर हो गया। और कंपनी जो है अलग अलग इंडस्ट्री, अलग अलग सेक्टर को सर्व करती है, जिसमें आपको पावर सेक्टर हो गया, ऑयल सेक्टर हो गया, गैस सेक्टर हो गया, पेट्रोकेमिकल, स्टील, सीमेंट, डेटा सेंटर, ग्रीन एनर्जी एंड कमर्शियल इंफ्रास्ट्रक्चर में भी कंपनी जो है आपको उस सेक्टर को अपना सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जिसमें आपको कॉर्पोरेट से लेकर के, यूटिलिटीज से लेकर के, PSU से लेकर के जो EPC कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, ग्लोबल इंजीनियरिंग फर्म्स हैं, उनको भी कंपनी अपने ट्रांसफार्मर जो है वो सप्लाई करने का काम करती है। और जो देखिए वोल्टैम ट्रांसफार्मर, जैसे मैंने आपको बोला शिल्चा टेक्नोलॉजी में जो सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट क्या है कि उस कंपनी का जो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बहुत स्ट्रांग है। सेम अगर मैं आपको वोल्टैम के केस में बताऊं तो इस कंपनी का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है ना वो सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है।
मतलब एक स्मॉल कैप कंपनी है, और उसके बावजूद भी ना यहाँ पर प्रमोटर की होल्डिंग ओनली 38% है। पर अगर आप म्यूचुअल फंड की होल्डिंग देखेंगे तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आपको देखने को मिलेगा, 24% के आसपास जो है यहाँ पर आपको म्यूचुअल फंड की होल्डिंग है। उसके अलावा अगर आप एफआईआई की होल्डिंग देखेंगे तो 23.91% होल्डिंग है। उसके अलावा एनआरआई वगैरह जो है उन्होंने भी 0.77% आपको इन्वेस्ट किया है। इंडियन पब्लिक की होल्डिंग जो है वो ओनली 13% हमको देखने को मिलता है। प्राइवेट बॉडीज़ जो कॉर्पोरेट है उन्होंने भी इसमें 2.47% आपको इन्वेस्टमेंट करके रखा है। तो ये बहुत, इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग देखने को लगता है। मतलब यहाँ पर जो है ना बहुत अच्छा होल्डिंग है। कहने का मतलब क्या है कि एफआईआई की बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होल्डिंग यहाँ पर हमको देखने को मिलता है। और अगर मैं म्यूचुअल फंड की बात करूँ तो उनकी भी बहुत स्ट्रॉन्ग, मतलब प्रमोटर से ज़्यादा जो है ना एफआईआई डीआई अगर आप मिला देंगे तो 47% के आसपास जो है ना आपको इंस्टीट्यूशन की होल्डिंग है। तो ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है जिसको आपको बिल्कुल नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। बाकी आपको वोल्टाम के केस में भी सबसे अच्छी बात यह है कि ये कंपनी भी आपको बिल्कुल डेट फ्री देखने को मिलेगा। ओनली अगर मैं वोल्टाम के केस में बताऊं तो कंपनी के पास में ओनली 2 करोड़ का ऑर्डर है, कोई मतलब 2 करोड़ का डेट है। तो 2 करोड़ का डेट कोई बहुत ज़्यादा डेट होता नहीं है, तो आप इसको बिल्कुल नेग्लेक्ट कर सकते हैं। बाकी कंपनी का जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो अगर आप देखेंगे तो जैसा मैंने बोला था, ऑयल फील्ड पावर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर कंपनी बनाती है, ड्राई टाइप के ट्रांसफार्मर भी कंपनी बनाती है, कॉम्पैक्ट सब स्टेशन हो गया, रिंग मेन यूनिट वगैरह हो गया, ये सब कंपनी आपको बड़े स्केल पर इसकी मैन्युफैक्चरिंग करती है। साथ ही साथ में कंपनी का जो मैन्युफैक्चरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूँ तो कंपनी जो है ना गुजरात में एक शहर है बड़ौदा, वहाँ पर कंपनी ये बेस्ड है, वहीं पर कंपनी का प्लांट वगैरह हमको देखने को मिलता है। कंपनी की जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है वो 14,000 MVA है। मकारपुरा करके वडोदरा में एक जगह है, यहाँ पर कंपनी का पावर ट्रांसफार्मर का बेसिकली बोल सकते हैं कि प्लांट है। सावली करके एक जगह है वडोदरा में, वहाँ पर कंपनी क्या करती है, तो वहाँ पर कंपनी डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, ड्राई ट्राइप ट्रांसफार्मर और कॉम्पैक्ट सबस्टेशन वगैरह जो है बनाने का कंपनी आपको काम करती है। और कंपनी का जो प्रेजेंस है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। कंपनी एक्सपोर्ट पे बहुत ज़्यादा रिलाई करती है। कंपनी का जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है वो इकलौता आपको यहाँ पे वडोदरा में आपको देखने को मिलेगा। और उसके अलावा कंपनी पूरा ग्लोबली आपको प्रेजेंस है, मतलब हर रीजन में यहाँ पर आप देख सकते हैं जहाँ पर कंपनी अपने सर्विसेज जो है वो आपको प्रोवाइड करती है। ऑन एंड ऑफ आपको पूरा वर्ल्ड में देखने को मिलेगा, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है कि कंपनी का एक्सपोर्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है। उसके अलावा अगर मैं कंपनी के ऑर्डर बुक की बात करूं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, वो क्या है, तो वोल्टाम ट्रांसफार्मर का ऑर्डर बुक अगर आप देखेंगे ना तो 1129 करोड़ का ऑर्डर बुक है कंपनी के पास में। और दिस इज अ फ्रॉम ओपनिंग ऑर्डर बुक जो है वो आपको 840 करोड़ हमको देखने को मिला था। और कंपनी जो है एमिंग फॉर फुल कैपेसिटी यूटिलाइजेशन इन फाइनेंशियल ईयर 25-26, तो इस चीज़ को भी ध्यान में रखिएगा। बाकी कंपनी का पूरा फोकस है, एक नई फैक्ट्री कंपनी बना रही है, नई फैक्ट्री कंपनी कंस्ट्रक्ट कर रही है, न्यू ट्रांसफार्मर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी नियर जारोड विलेज इन गुजरात विच इज एक्सपेक्टेड टू बी कंप्लीटेड बाय मिड 2026, यानी कि 2026 के बीच में ये प्लांट कंपनी का कंप्लीट हो जाएगा। एंड दिस न्यू फैसिलिटी विल बी फंडेड थ्रू इंटरनल एक्यूरल, मतलब कंपनी ने इस प्लांट को भी बनाने के लिए जो है ना डेट का सहारा नहीं लिया है। लास्ट टाइम जो कंपनी ने कैपेक्स आपको अनाउंस किया था, तो अगर आपको याद हो तो 29 जुलाई 24 को कंपनी का एक अनाउंसमेंट आया था, जहां पर कंपनी के मैनेजमेंट ने बोला था कि कंपनी का मैनेजमेंट आपको 200 करोड़ का कैपेक्स कर रही है अपने कैपेसिटी इन्हांसमेंट करने के लिए। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। बाकी अगर मैं कंपनी के नंबर्स के ऊपर आऊँ तो नंबर बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव नंबर है। 1616 करोड़ से बढ़कर के कंपनी का जो रेवेन्यू है वो आपको 1934 करोड़ पर पहुंच चुका है। शानदार ग्रोथ कंपनी ने यहाँ पर आपको रिसेंट ईयर में हमको दिखाया है। उसके अलावा अगर मैं कंपनी के नेट प्रॉफिट की बात करूँ तो 307 करोड़ से कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है ना वो आपको बढ़ करके 325 करोड़ पर आया। तो नेट प्रॉफिट में वैसा ग्रोथ देखने को नहीं मिल रहा है। और उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न है कि शिलचर जैसे मार्जिन नहीं है इसके। मार्जिन आपको पहले कंपनी का ओनली 20% था, इस साल कंपनी के मार्जिन में डिक्लाइन देखने को मिला और अभी मार्जिन घट करके 19% पर आ गया। तो ये एक बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से प्रॉफिटेबिलिटी जो है कंपनी का वो आपको इतना ज़्यादा यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है, बाकी अगर मैं कंपनी के फंडामेंटल की बात करूँ तो 9,600 करोड़ के मार्केट कैप वाली कंपनी है। आरओई देखेंगे तो 21% है, आरओसी अगर आप देखेंगे तो ये 29% आपको देखने को मिलेगा। बाकी अगर मैं प्रमोटर होल्डिंग की बात करूँ तो 37.8% का प्रमोटर होल्डिंग है और एफआईआई मिला करके 46% से ज़्यादा होल्डिंग है, 47%, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है। बाकी गवर्नमेंट की भी इस कंपनी में जो है ना 0.08% की होल्डिंग है, तो इस चीज़ को भी हम बिल्कुल डिनाई नहीं कर सकते हैं। बाकी डेट मैंने बोला था ओनली 2 करोड़ का डेट है, डेट टू इक्विटी बिल्कुल जीरो है। वैल्यूएशन के ऊपर अगर आप आएंगे तो इंडस्ट्री पी से स्टॉक का जो पी है वो काफ़ी ज़्यादा कम है, तो ये भी एक बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है कि ये स्टॉक आपको अंडर वैल्यू देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये 2 कंपनी हो गई। अब जो मैं तीसरी कंपनी जो मैं अभी आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ उसके ऊपर जाएं उससे पहले आपको बता दूं कि ये तीनों कंपनी में सबसे ज़्यादा रिस्की कंपनी होने वाली है।
बहुत नई कंपनी है, बहुत छोटी कंपनी है साइज़ में, और इसका आईपीओ लास्ट ईयर हमको देखने को मिला था। कंपनी का नाम है दानिश पावर लिमिटेड। दानिश पावर की बात करूँ तो कंपनी जो है आपको इन्वर्टर ड्यूटी ट्रांसफार्मर जो होता है ना, वो आपको फॉर रेन्यूएबल पावर प्लांट के लिए वो आपको कंपनी बड़े स्केल पर इसको बनाती है। और उसके अलावा कंपनी की अगर मैं मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी की बात करूं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि द कंपनी ऑपरेट 2 फैक्ट्री इन जयपुर। कंपनी का जो है टोटल 2 प्लांट है जयपुर में। वन इन आपको सीतापुरा इंडस्ट्रियल एरिया में है, एंड अनदर वन जो है आपको वो महिंद्रा वर्ल्ड सिटी में हमको देखने को मिलता है। द महिंद्रा फैसिलिटी इज सर्टिफाइड फॉर आपको क्वालिटी, इन्वायरमेंटल एंड सेफ्टी मैनेजमेंट के लिए यहाँ पर कंपनी को सर्टिफिकेट वगैरह भी जो है कंपनी के प्लांट को वो मिल चुका है। वहीं अगर मैं आगे बढ़ूं और कंपनी के कुछ की क्लाइंट्स के बारे में अगर आप जानेंगे ना, तो जैसे मैंने बोला था कि कंपनी का जो पूरा फोकस है वो आपको रेन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के ऊपर में है, तो उनके क्लाइंट जो है वो भी आपको रेन्यूएबल एनर्जी सेक्टर से रिलेटेड ही देखने को मिलेगा। जैसे कि टाटा पावर सोलर हो गया, वारे रेन्यूएबल टेक्नोलॉजी हो गया, आपको जैक्सन ग्रीन हो गया, एज वेल एज कंपनीज लाइक आपको एबीबी इंडिया एंड टोरेंट पावर जैसी कंपनी जो है कंपनी के क्लाइंट लिस्ट में आपको देखने को मिलता है। और ये कंपनी भी डेट फ्री है, हालांकि मतलब थोड़ा कंपेरेटिवली डेट है, 14-15 करोड़ के आसपास का डेट है, पर आप बोल सकते हैं बिल्कुल डेट फ्री है, अच्छी बात है। बाकी कंपनी का जो है सबसे अच्छी चीज़ क्या निकल के आ रही है कि कंपनी नया आपको कैपेक्स वगैरह भी कंपनी का यहाँ पर पूरा प्रोग्रेस में हमको देखने को मिल रहा है। कंपनी आपको परफॉर्मेंस कर रही है कि एक्सपेक्टेड नंबर एंड टारगेट फॉर द इंटायर ईयर के लिए कंपनी ने सेट किया है। ओवरऑल बिजनेस आउटलुक जो है इन कंपनी का नियर टर्म में जो है वो लाइकली तो आपको स्टेबल है। बाकी मार्केट मोमेंटम जो है कंपनी के लिए काफ़ी प्रॉमिसिंग है फॉर बोथ आपको रेन्यूएबल एंड कन्वेंशनल एनर्जी प्रोजेक्ट विथ आपको सिग्निफिकेंट इंक्वायरी इनफ्लो, तो इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखिएगा। बाकी अगर मैं दानिश पावर के केस में बात करूं तो बहुत छोटी कंपनी है, ऑर्डर बुक भी आपको इसका कोई बहुत ज़्यादा ऑर्डर बुक है नहीं। आप यहां पर देख सकते हैं 400 करोड़ का ऑर्डर बुक आपको देखने को मिलेगा। एग्जैक्ट नंबर आएंगे तो 412 करोड़ का ऑर्डर बुक है, और ये कंपनी को आने वाले नेक्स्ट आपको 8 से 9 महीने के लिए कंपनी के पास में सफिशिएंट बोल सकते हैं काम मौजूद है, प्रोवाइडिंग रेवेन्यू विजिबिलिटी फॉर फाइनेंशियल ईयर 26, यानी कि नेक्स्ट ईयर के लिए कंपनी को जो है ये ऑर्डर बुक जो है वो रेवेन्यू विजिबिलिटी जो है वो आपको प्रोवाइड करता है। बाकी कंपनी आपको मैन्युफैक्चरिंग एक्सपांशन भी कर रही है, तो कंपनी इंटेंड टू एक्सपांड इट्स मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी टू इनहैंस ऑपरेशनल एफिशिएंसी एंड इंक्रीज प्रोडक्शन कैपेसिटी। बाकी कंपनी आपको पूरा फोकस कर रही है अपने डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को भी स्ट्रॉन्ग करने के लिए, और आपको बोथ विथ इंडिया एंड इंटरनेशनल दोनों जगह पर कंपनी का जो है पूरा फोकस हमको देखने को मिलेगा। उसके अलावा कंपनी जो है प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन भी कर रही है, यानी कि अपने पोर्टफोलियो में कंपनी और भी अलग अलग टाइप के ट्रांसफार्मर को आपको ऐड करेगी, जिसमें इन्वर्टर ड्यूटी ट्रांसफार्मर के अलावा आपको डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर भी हमको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके अलावा अगर मैं बताऊंगा ना, तो कंपनी का जो आने वाले टाइम में जो फोकस है वो कहाँ पर है, तो दानिश पावर का जो फोकस है ना, दानिश पावर इज पर्टिकुलरली फोकस ऑन द रेन्यूएबल एनर्जी सेक्टर, सिक्योरिंग ऑर्डर फॉर इन्वर्टर ड्यूटी ट्रांसफार्मर फॉर सोलर पावर प्रोजेक्ट। यानी कि आने वाले टाइम में भी कंपनी का जो पूरा फोकस है वो हमको रेन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के ऊपर में ही देखने को मिलेगा, तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान में रखना है। बाकी अगर मैं इस कंपनी के ग्रोथ पोटेंशियल की बात करूं तो जिस हिसाब से इस सेक्टर में लगातार कैपेक्स आ रहा है, लगातार ऑर्डर्स वगैरह आ रहे हैं, तो ये कंपनी भी आपके लिए काफ़ी प्रोमिनेंट हो सकती है, पोटेंशियल है इस कंपनी में भी। बाकी अगर मैं रेवेन्यू की बात करूं तो लास्ट ईयर 332 करोड़ का रेवेन्यू था, और इस साल कंपनी का रेवेन्यू जो है वो ऑलमोस्ट 100 करोड़ आपको बढ़ा है। एग्जैक्टली देखेंगे तो 93 करोड़ के आसपास का ग्रोथ हुआ कंपनी के रेवेन्यू में, और स्मॉल कैप के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा ग्रोथ है। बाकी अगर मैं प्रॉफिट की बात करूं तो नेट प्रॉफिट जो है वो 38 करोड़ से बढ़ करके आपको 58 करोड़ पर आया है। तो नेट प्रॉफिट में कंपनी ने जो है शानदार जंप यहाँ पर दिखाया है। मार्जिन जो है कंपनी के वो आपको 17% से बढ़ करके जो है ना अभी हमको 19% तक जाते हुए देखने को मिला है। उसके अलावा अगर मैं कंपनी के फंडामेंटल की बात करूं तो बहुत ज़्यादा छोटी कंपनी है, ओनली 1967 करोड़ का मार्केट कैप है। आरओई स्ट्रॉन्ग है 29%, आरओसी अगर आप देखेंगे तो ये उससे भी ज़्यादा अच्छा है, जो कि आपको 40% देखने को मिलेगा। वहीं अगर मैं इसके प्रोमोटर होल्डिंग की बात करूं तो अच्छी बात क्या है ना कि दानिश पावर में प्रोमोटर की बहुत स्ट्रांग होल्डिंग है 73% की। और आपको बता दूं कि इस कंपनी का जो यहां पर शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर आप देखेंगे ना, तो कंपनी का आईपीओ जो है वो अक्टूबर लास्ट ईयर यानी कि अक्टूबर 24 में हमको देखने को मिला था। उस समय एफआईआई की जो है बहुत स्ट्रांग होल्डिंग थी, मतलब आपको 2.87% की होल्डिंग जो है एफआईआई की हमको देखने को मिल रही थी। और म्यूचुअल फंड की अगर मैं बात करूँ तो म्यूचुअल फंड जो है ना 9.58% जो इस कंपनी में होल्ड करते थे आईपीओ के टाइम। पर उसके बाद आपको पता है कि जो जितनी भी छोटी कंपनी माइक्रो कैप स्मॉल कैप स्टॉक होता है ना, वहाँ पर जो एफआईआई है वो कंटिन्यूसली अपनी होल्डिंग को होल्ड नहीं रखते हैं, वो आपको बेच करके निकल जाते हैं। और ऐसा हमने पास में बहुत सारी कंपनीज के साथ में होते हुए भी देखा है। तो यहाँ पर भी दानिश पावर में अगर आप देखेंगे तो एफआईआई की जो करंट होल्डिंग है सिर्फ नेक्स्ट क्वार्टर में अभी रिसेंट जो नंबर निकल के आया ना, वहाँ पर घट करके ओनली 0.32% आ गया। मतलब पूरा 2% से ज़्यादा होल्डिंग जो है 2.5% के आसपास एफआईआई ने डाइल्यूट कर दिया।
वहीं अगर मैं म्यूचुअल फंड के केस में बताऊं तो ये आपको 9.58 से घट करके जो है ना 5.11 पर आ चुका है। मतलब यहाँ पर भी आपको 4.5% के आसपास होल्डिंग जो है वो आपको म्यूचुअल फंड की भी डाइल्यूट हुई है। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट ज़रूर है, पर ये आपको स्मॉल कैप केस में, माइक्रो कैप के केस में आपको देखने को मिलेगा। डेट वगैरह ज़्यादा है नहीं, 4 करोड़ आप देख सकते हैं, और डेट टू इक्विटी बिल्कुल 0.01 है, अच्छी चीज़ है। वैल्यूएशन अगर आप देखेंगे तो अच्छी चीज़ है कि ये स्टॉक का भी जो वैल्यूएशन है वो अंडर वैल्यू ही देखने को मिलेगा। तो देखिए नॉर्मली ट्रांसफार्मर सेक्टर की आप जितनी भी कंपनी देखेंगे ना, मेनली अगर मैं आपको ट्रांसफार्मर एंड रेक्टिफायर इंडिया लिमिटेड अगर मैं हटा दूँ तो उसके अलावा आपको जितनी भी कंपनीज देखने को मिलेगी ऑन एंड ऑफ मैक्सिमम जो है आपको अंडर वैल्यू ही देखने को मिलेगी। वैल्यूएशन अभी एक अट्रैक्टिव वैल्यूएशन के ऊपर में पूरा सेक्टर अभी आपको अवेलेबल है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। बाकी आई होप आपको वीडियो जो है वो पूरा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक करिए। ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक करेंगे तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा और ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आपके लिए बना सकता हूँ। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। बाकी जैसा मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो मैं नेक्स्ट जो वीडियो है ना वो मैं आपको सेमीकंडक्टर के ऊपर में बना सकता हूँ। उसके लिए आपको जस्ट सिंपली मुझे कमेंट में यस लिखना होगा ताकि मुझे पता चले कि आप सेमीकंडक्टर को लेकर के इंटरेस्टेड हैं, या इसके अलावा और भी बहुत सारे सेक्टर हैं जिसके बारे में हम बात कर सकते हैं। चाहे फिर वो आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, फिर चाहे वो आपको मशीन लर्निंग हो, चाहे फिर वो आपको रिन्यूएबल एनर्जी हो, फिर चाहे वो आपको सोलर पंप पर्टिकुलर हो, या पर्टिकुलर हम सोलर एनर्जी के बारे में बात कर सकते हैं, पर्टिकुलर हम आपको विंड एनर्जी के बारे में बात कर सकते हैं। बहुत सारे सेक्टर हैं जिसके बारे में हम बात कर सकते हैं, क्योंकि जस्ट अभी हमने स्टार्ट किया है और आपको पता है कि ये हमारा इस चैनल पे जो है ना 6वां वीडियो है। ठीक है, इससे पहले हम टोटल 5 वीडियो जो है हमने सेम आपको बना चुके हैं। सबसे पहले जो है ना हमने वंदे भारत के ऊपर में वीडियो बनाया था, जहां पर हमने वंदे भारत जो सेक्टर अभी ग्रो करेगा पर्टिकुलरली रेलवे में, उसके बारे में हमने बात किया था। उसके बाद हमने स्मार्ट मीटर को लेकर के इंडिया में जो आने वाले टाइम में 25 करोड़ जो यहाँ पर आपको स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे ना, उसको लेकर के क्या कौन कौन सी कंपनीज को फ़ायदा हो सकता है, स्मॉल कैप, मिड कैप, माइक्रो कैप, सारे हमने डिस्कस किया था स्मॉल आपको स्मार्ट मीटर के अलावा। उसके अलावा हमने ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में काफ़ी ज़्यादा डिटेल में हमने बात किया है एक वीडियो में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो वो भी वीडियो आप देख सकते हैं। उसके अलावा अगर मैं आपको बताऊँ तो अभी जो रीसेंट वीडियो हमने बनाया था ना, वो उसको भी आप जा करके जो एक बार ज़रूर विजिट करिएगा। आपको वो वीडियो था आपको डेटा सेंटर से रिलेटेड, डेटा सेंटर के बारे में हमने बात किया है। और एक वीडियो हमारा जो है वो आपको ड्रोन्स के ऊपर में भी आपको देखने को मिलेगा। ड्रोन एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है और इंडियन गवर्नमेंट का टारगेट है कि आने वाले 2030 तक में जो है ना इंडिया को ड्रोन हब बनाना है। ठीक है, तो उसमें आपको क्या क्या पॉलिसीज़ है, गवर्नमेंट का क्या इन्वॉल्वमेंट है और कौन कौन सी कंपनीज़ को इससे फ़ायदा हो सकता है, ये सारी चीज़ें हमने काफ़ी डिटेल में बात किए हुए हैं। तो आप सारी वीडियो को जो है आपको बैक टू बैक टाइमली बेसिस पे जो है आप इन सारे वीडियोस को देख सकते हैं। आई होप आपको सारे वीडियोस पसंद आएंगे, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगेगा। तो सारी चीज़ें जो मुझे आपसे कहना था मैंने आपसे कह दिया हूँ। और मेरी तरफ से बिल्कुल दोबारा बोल देता हूँ, किसी भी सेक्टर को लेकर के, किसी भी आपको स्टॉक को लेकर के किसी भी तरह का कोई भी बाई सेल होल्ड का रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं है। ये डिस्क्लेमर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।